गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो विद्युत जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये हम जनरल जानते हैं कि इट इज, इसी को हम करंट बोलेंगे। तो क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। तो हमें इस इलेक्ट्रिसिटी की क्या ज़रूरत पड़ी? जैसे हम अपने डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हम कैसे लेते हैं? खाना खा के। हम 3 टाइम पे जो भी खाना खाते हैं उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है और हम अपना डेली रूटीन बड़े आराम से करते हैं। सेम वैसी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जैसे हमारे घर के ही कुछ ऐसे अप्लायंसेस है, उपकरण है, जिनमें हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती देने की। जैसे AC है, TV है, कूलर है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें जिनके जो ऑपरेशन के लिए हमको एनर्जी होती है वो हम करंट के थ्रू ही देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही देते हैं। वैसी बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेन्स हैं, वैसी प्लांट्स में काफ़ी बड़े बड़े जो हमारी मशीन्स हैं, उन सबको भी ऑपरेट करने के लिए हमको बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ क्या बोल रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो अब ये चार्जेस का मीनिंग क्या होगा? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो करंट फ्लो होती है वो किस टाइप की मटेरियल्स में फ्लो होती है। हम जो घर में भी देखते हैं, सप्लाई करते हैं जो चार्जेस, तो वो हम एक कॉपर वायर यूज़ करते हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो कंडक्टर है, जिसके थ्रू करंट बड़े ईजिली फ्लो होती है, चार्जेस को अपने अंदर अलाउ करेगा कि ये फ्लो हो। तो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो जनरली कॉपर होता है, सिल्वर होता है, या फिर एल्यूमिनियम होता है, ये सारे हैं, या फिर अलॉय के फॉर्म में होंगे, जैसे स्टील है, इसमें भी करंट फ्लो होती है। देन उसके बाद बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस होते हैं, जैसे नमक पानी का सोल्यूशन हो गया, फिर ऐसे एसिड्स का सोल्यूशन, बेस हैं, ये सारे ऐसे लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। ऐसे सोल्यूशंस जो हैं, जो ऐसे हमारे पास ऐसे सोल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम करंट जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू हम करंट फ्लो नहीं करा सकते, इंसुलेटर्स। तो हम क्या करते हैं, जनरली कंडक्टर के ऊपर कोटिंग करके रखते हैं प्लास्टिक की, जिसके थ्रू हमको उसमें करंट नहीं लगे। तो इंसुलेटर का भी हमारा रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, कि उसके चारों तरफ उसके प्रोटेक्शन के लिए हम रखें। तो ऐसे इंसुलेटर या तो ग्लास होंगे, या प्लास्टिक होंगे, या रबर होते हैं, जिनके थ्रू करंट जो है वो फ्लो नहीं होती है। दैट मीन्स ये अपने अंदर चार्जेस को अलाउ नहीं करते कि फ्लो हो। एंड देन थर्ड टाइप का मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। हमको यहाँ पे उसका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मटेरियल जिसमें हम करंट फ्लो करा सकते हैं। दैट मीन्स वो न्यूट्रल रहते हैं ऐसे, लेकिन हम चाहें तो उसमें करंट फ्लो करा सके। सेमी कंडक्टर, दैट मीन्स आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू हम बड़े इजीली करंट फ्लो करा सकते हैं। तो मेन हमको यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ना है, इन तीनों मटेरियल्स में से कंडक्टर पढ़ना है, जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो होगी। तो कोई भी जो मटेरियल है वो किससे मिलके बना होता है? बहुत सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। और हर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बना होता है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो आपका न्यूक्लियस है वो टोटली क्या चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। और इसकी चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे घूमते रहते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8, फिर 18, ये चलता है ऐसा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा हम चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कंबाइन होकर के मीन्स इसी ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर स्टेट में घूमते रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके यहाँ आ जाए न्यूक्लियस के अंदर। इनके बीच में एक फोर्स लगा होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसको बैलेंस करके रखता है कि ये क्या करे? घूम सके वो ऑर्बिटल में पर्टिकुलर स्पीड से। क्लियर है? तो ये क्या लगेगा? जो फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बंधे रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर हम चार्जेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो चार्जेस कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम करंट फ्लो होने के लिए क्या बोल रहे हैं? हम फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे।
सो चार्ज क्या होती है, ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये पहला ना। अब इसके बाद अगर हम लाइक चार्जेस लेते हैं, दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं या निगेटिव चार्जेस है, ये क्या है, लाइक, एक जैसे समान चार्जेस, लाइक चार्जेस, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये जो जितना फोर्स जो लग रहा है कौन सा रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अगर हम अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इनके बीच में अब जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये क्या रहेंगे, अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रतिकर्षण का बल, और ये आकर्षण का बल, ये आकर्षण बल, और यहाँ रहेगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। अगर एक जैसे चार्जेस रहेंगे तो इनके बीच में क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे दैट मीन्स असमान चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ना उसके बाद और चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। चार्जेस की एसआई यूनिट जो है इट इज कूलम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ओके ना, उसके बाद अब हम सबसे छोटी यूनिट जो है और क्या ले सकते हैं, एक मिली कूलम ले सकते हैं, 10⁻³ कूलम का, एक माइक्रो कूलम लेंगे 10⁻⁻6 कूलम का होता है। क्लियर है। एंड देन उसके बाद हम बोलते हैं कि जो चार्जेस हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वन इलेक्ट्रॉन इज हैविंग, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, हैविंग चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, सिर्फ इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्जेस जो है वो सेम होते हैं, दैट इज 1.602 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ क्या होगा इसमें, निगेटिव और पॉजिटिव, सिर्फ साइन जो है वो चेंज होता है बस। ना अब इसके बाद मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कंडक्टर लेते हैं जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर से इनके, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें पता करना है कि इसमें टोटल चार्जेस कितने होंगे। तो मान लीजिए टोटल चार्ज Q है, तो ये Q जो है वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल चार्जेस ऑन कंडक्टर। क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज Ne। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। तो ये आ जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू Ne, ये भी याद रखना है ना। उसके बाद आती है, क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ओके, एक चार्ज की, और चार्ज की यूनिट दी हुई है 1 कूलम के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो Q इज इक्वल टू Ne, यहाँ n दिया हुआ है 1 कूलम, सो 1 इज इक्वल टू n हमें निकालना है। एंड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 हम जनरली लेते हैं, पूरा ना ले करके उसको 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम कट जाएगा, और n इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻19। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे 10 ये 18 आएगा, 6.25 10⁻18। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल उस कंडक्टर में जिसमें 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्जेस है। ये बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था चार्जेस का। ना इसके बाद अब हम आते हैं कि जो
करंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 टाइप की होती है। पहला स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक करंट, स्टैटिक करंट। और जो सेकंड है इट इज करंट, दैट मीन्स धारा विद्युत, धारा विद्युत। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप है ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रेस्ट में, रेस्ट। और करंट का मतलब मोशन में, मोशन। तो क्या होगा इसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या रहेंगे? चार्जेस आर एट रेस्ट। सारे चार्जेस जो हैं वो स्थिर रहेंगे, स्थिर, स्थिर चार्जेस के ऊपर होता है, स्थिर आवेश के ऊपर। इसमें जो चार्जेस हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे। चार्जेस आर इन मोशन। तो हम क्या बोलेंगे स्टैटिक करंट के बारे में? अगर हम पढ़ते हैं तो क्या है, एग्जांपल्स क्या है इसके, कि अगर मान लीजिए हमने प्लास्टिक की स्केल को अपने बालों पे रगड़ा और उसको रगड़ने के बाद हमने उसको एक छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके गए, तो ये जो पेपर्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब हमने रगड़ा तो इसमें जो चार्जेस है उनका ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब इसके अंदर जो स्केल है उसके कॉर्नर्स में कुछ चार्जेस स्टोर हो गए जो कि रेस्ट में हैं, और वही चार्जेस क्या कर रहे हैं अब कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम वैसे ही हमने देखा है कि ठंड वगैरह में जो ब्लैंकेट है उसमें से भी हमको टच करने पे करंट लगता है, पर्सन से ही हमको करंट लग जाता है। प्लास्टिक की चेयर पे अगर हम बैठते तो उसमें भी करंट टच करते हैं तो हमको उसमें भी करंट जो है वो फील होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? रेस्ट वाले चार्जेस हैं जिनके थ्रू हमको करंट जो है वो फील होती है। तो ऐसी करंट को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना। उसके बाद अगर चार्जेस जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं, मतलब मान लीजिए हमने एक कंडक्टर लिया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको फ्लो कराने के लिए हम इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये हम पढ़ाएंगे आगे। तो क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे और यहाँ से निगेटिव चार्जेस। तो निगेटिव और निगेटिव दोनों अनलाइक चार्जेस, दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और यहाँ से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है इस साइड है तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इसका मतलब जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इसी को हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स द चार्जेस आर इन मोशन। So when the charges are in motion, then it produces current which is called current electricity. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही है करंट। तो इसके बाद हमने मटेरियल्स के बारे में भी जो बताया था उसमें आप दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लेंगे। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। ऐसे कौन कौन से हैं अगर आप इसको लिखना चाहें तो? कंडक्टर एंड इधर इंसुलेटर, दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जांपल दे दीजिए और उसको डिफाइन कर देंगे। तो कंडक्टर्स क्या है? मटेरियल्स which allow charges to flow through them, to flow through them. Okay, examples क्या हैं ऐसे? मटेरियल्स हम ले लेंगे ऐसे बहुत से मटेरियल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सारी, एल्यूमिनियम। देन उसके बाद कुछ ऐसे अलॉयज हैं। देन उसके बाद लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ना इसके बाद क्या रहेगा इसमें? मटेरियल्स, जस्ट उल्टा लिखेंगे हम, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर चार्जेस को अलाउ नहीं करेंगे कि वो फ्लो हो। एग्जांपल्स क्या हैं इसके?
जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कैसा बिहेव करेंगे एज एन इंसुलेटर। सो कूलॉम का नियम क्या है ये, कि अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों लाइक हो सकते हैं, दोनों अनलाइक हो सकते हैं, तो ये जो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो हमको क्या बताना है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो फोर्स है वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसके समानुपाती होगा। और दूसरा जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r², या फिर बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ओके, एंड क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल है। तो ये पहला लॉ है एंड दिस इज सेकेंड लॉ। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F इज Q1 Q2/r², इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम एक प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, समानुपातिक नियतांक, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर K इज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। तो मीडियम हो सकता है क्या हो, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, या फिर वैक्यूम, अगर दोनों में से कोई भी एक होगा। और सेकंड जो है किस पे डिपेंड करेगा, जो सिस्टम है हमारा, SI सिस्टम है या CGS सिस्टम है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू SI सिस्टम में अगर हम लेते हैं तो इट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, देन Q1 Q2/r², इनकी यूनिट जो है C² कूलम्ब का स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 9 × 10⁹, देन Q1 Q2/r² न्यूटन, इट इज फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन है। तो इतना न्यूटन का जो बल है वो मिलेगा दोनों चार्जेस के बीच में। हो सकता है लाइक चार्जेस है, हो सकता है अनलाइक चार्जेस है, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा उसी को मेजर करने के लिए ये हमारा कूलम का लॉ है, कूलम का नियम, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये किस चीज़ के लिए, रेस्ट चार्जेस के लिए ही है, मतलब पहला जो हमने बताया था आपका स्टैटिक करंट उसी पे बेस्ड है ये। तो Q1 और Q2 दोनों चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो है वो क्या होगा, दोनों चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो दोनों लॉज है उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है कि F जो है समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2/r² की। अब ये हम प्रपोर्शनल को हटाएंगे अगर, तो क्या होता है, एक समानुपातिक नियतांक रखना पड़ता है। तो K जो है वो समानुपातिक नियतांक है जिसकी वैल्यू इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा माध्यम है, हो सकता है माध्यम हवा हो सकता है निर्वात हो, और दूसरा उनकी जो सिस्टम है, हमारी जो पद्धति होती है, अगर हम SI सिस्टम लेते हैं तो उसमें K की वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो अगर हम इसको रखेंगे तो हमारी ये जो वैल्यू आ रही है फोर्स की, that is 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन। So that is called Coulomb's law, कूलॉम का नियम। नाउ अब इसी के बेसिस पे हम यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे, एकांक आवेश जो है वो क्या होता है। सो यूनिट चार्ज, एकांक आवेश। तो अगर हम इसमें इक्वेशन में क्या रखते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, दैट मीन्स दोनों चार्जेस जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर 1 मीटर है, और जो फोर्स है इट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन है। इफ ओके, यदि, तब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं 10⁹, देन इज इक्वल्स टू, ये न्यूटन और इधर भी न्यूटन रहेगा, सो 9 × 10⁹
इंटू क्यू। ओके, दोनों के बीच में क्यू क्यू हो जाएगा, प्रोडक्ट है, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ले ली है 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन ये भी कैंसिल, देन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो ये क्या है, क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 1, एकांक आवेश का मतलब ही है चार्ज की वैल्यू 1 होना। तो ये 1 कब हो रही है, जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों सेम चार्जेस होंगे, और सजातीय चार्ज जिसको बोलते हैं, सजातीय आवेशों के बीच में अगर क्या हो रहा है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, 9 × 10⁹। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने सजातीय आवेशों को अगर 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में रखने पर इतने बल से प्रतिकर्षित करता है। ओके, ये डिफाइन करेंगे, एकांक आवेश वह आवेश है जो सजातीय आवेशों को 1 मीटर दूरी पर वायु या निर्वात में रखने पर 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। ये हमारा एकांक आवेश है, दूरी पर रखने पर वायु या निर्वात में कहाँ रखना चाहिए, इतना तक, कितने बल से वो प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा, दैट इज यूनिट चार्ज। क्लियर है ये? तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपका यूनिट चार्ज का यूज था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमने P पे क्या रखा है, चार्ज रखा है, ये चार्ज है, तो ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी दूसरे चार्ज को इसके पास लेकर आते हैं, मान लीजिए सेम चार्ज है, ये भी चार्ज इसके पास लाते हैं, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स, या तो दोनों चार्जेस है सेम तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ही एंटर करता है यहाँ पे क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स। इसका मतलब जहां पे वो एंटर किया अप टू दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस क्या बताता है कि कोई भी दूसरे चार्ज को अगर हम उस चार्ज के पास लाते हैं तो जितना फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली होता है कि उसके पास के जो पॉइंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता जाता है, उसकी वैल्यू। तो ये कम या ज़्यादा होना वो क्या चीज़ बताता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, जितना फोर्स, क्योंकि जैसे दूर चला जाएगा फोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी, और पास में बहुत ज़्यादा फोर्स, तो वो कितना फोर्स लगाएगा चार्ज के ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अगर एफ है, तो एक चार्ज के ऊपर, एक चार्ज मीन्स यूनिट चार्ज, अभी हमने पढ़ा, तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सो दैट इज एफ बाय क्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी क्या बताता है कि जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसकी हम अगर यूनिट लेते हैं तो क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स की वैल्यू न्यूटन बाय कूलम, सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे कि कितना जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो इसको डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है, एकांक, एक ही आवेश को हम बोल रहे हैं, एकांक आवेश को रखने पर जितने बल का अनुभव करता है,
को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पे रखने पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड इट्स यूनिट इंटेंसिटी दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसकी जो यूनिट है फोर्स की न्यूटन एंड चार्ज की कूलम हम लेते हैं, सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब इसके बाद ऐसे छोटे छोटे बहुत से टर्म्स हैं, देन उसके बाद आपका मेन जो है वो शुरू होगा। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो है वही आपके सबसे मेन है रेजिस्टेंस का, लेकिन इससे पहले ये सारे टर्म्स को समझना है। तो सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कितना वर्क डन होगा, मतलब किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास ले आने में, या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन से इस चार्ज को उठा के मुझे किसी दूसरी जगह लेके जाना है इस पोजीशन पे, तो यहाँ से यहाँ लेके जाने में कितना वर्क डन होगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर रेस्ट वाला चार्ज है तो हमें ये नहीं पता कि अगर चार्ज मूव होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता करना कि ये डायरेक्शन क्या होगी, चार्जेस यहाँ से यहाँ कब जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर है जिसमें हमने पानी भर के रखा है, इस बीकर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे बीकर से, और उस बीकर में पानी का जो लेवल है वो कम है। तो यहाँ लेवल ज़्यादा है, यहाँ तक भरा हुआ है मान लीजिए बीकर, हमने इसको कनेक्ट किया पाइप से, और यहाँ का जो कनेक्शन है ये लेवल है ये कम है। तो क्या होगा, जो पानी का फ्लो है हायर लेवल से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा, मतलब पानी जो है इधर बहेगा। कब तक बहेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। क्लियर है, ये क्या लेवल है, हाई लेवल है, और इधर लो लेवल है, लो लेवल। तो पानी का फ्लो जो है यहाँ से यहाँ ऐसा होगा, कब तक, जब तक इक्वल ना हो जाए। सेम वैसे अगर मान लीजिए दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं ये, जिसमें अभी हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं एक्चुअली, ये है, और दूसरी जो है जिसमें कम चार्जेस है, तो चार्जेस का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ज्यादा जहां चार्ज है वहां से कम चार्ज की तरफ। तो ज्यादा जहां चार्ज है उसको बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ। और कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि अगर इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ अगर ये फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ फ्लो कराने में जितना वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए ये तो इतने चार्जेस, हम यूनिट चार्ज के बारे में लेंगे कि एक चार्ज को कराने में कितना वर्क डन होता है, मूव अगर करना है तब। सो मान लीजिए क्यू चार्ज है ये, इसको हमने क्या किया, ये इन्फिनिटी से हमें नहीं पता है, अननोन, तो हम इन्फिनिटी बोलते हैं, से किसी पॉइंट पी पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर ले आने में जो भी वर्क डन होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो क्यू चार्ज को लाने में, क्यू चार्जेस को लाने में अगर W वर्क करना पड़ रहा है, तो एक चार्ज को लाने में यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू W बाय Q हो जाएगा, Q। तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V जो है इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए वर्क डन जूल में होता है अगर, और कूलम जो है 1 कूलम अगर हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। और जनरल हम क्या बोलेंगे, SI यूनिट जो है उसकी क्या है, जूल पर कूलम। लेकिन अगर हम क्या बोल रहे हैं यूनिट, अब हम क्या बोलेंगे, एक चार्ज के ऊपर जितना भी काम हो रहा है दैट मीन्स 1 वोल्ट। अब ये वोल्ट को हम 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पे, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, 1 कूलम। अगर एक कूलम चार्ज को एक इंफिनिटी से या किसी एक पॉइंट से, ये भी हम बोल सकते हैं, जब भी हम एक फिक्स्ड पॉइंट कर देंगे तब हमारा ये चेंज हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अननोन पॉइंट है, इन्फिनिटी से अगर हम किसी पॉइंट पे लाएंगे तब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में ले जाने के लिए 1 जूल का अगर काम करना पड़ता है, तब हम क्या बोलेंगे, इट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल,
तो पोटेंशियल को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद 1 वोल्ट को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एकांक आवेश को इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, that is work done, W. So that is called electric potential. इसके बाद इसको लिख देंगे कि Q चार्जेस को अगर लाने में W वर्क डन होता है, W काम होता है, तो एक चार्ज को, दैट मीन्स एक चार्ज को हम क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज को लाने में W बाई Q। अब W बाई Q इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? W की जूल होती है, और इसको लिख लेंगे यूनिट जो है जूल बाय कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट। तो एसआई यूनिट जो है वो एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। अब हम ये डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है? अगर 1 जूल का काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम धन आवेश को बस इसी में जहाँ एकांक आवेश है उसकी जगह आवेश को हम यूनिट दे देंगे 1 कूलम धन आवेश को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। किया गया कार्य। उसके बाद है सेम ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है यही सेम चीज रहेगा। इसमें देखेंगे क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, इसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो जहां अभी तक हम इन्फिनिटी बोल रहे थे उसकी जगह हम एक पॉइंट अगर फिक्स कर देते हैं कि जो चार्ज है उसको हम अगर मूव करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में, यहाँ पे जो भी चार्ज है उसका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो पोटेंशियल है VA है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है VB। जैसे ये वाटर का लेवल था, यहाँ हाई रहेगा और ये लो है, तो सेम वैसे यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ पे कम है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स क्या? VA माइनस VB इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। PD से हम डिफाइन करते हैं। और सेम ऐसे आपका चार्जेस क्या रहेंगे? Q चार्ज को हम क्या करेंगे? अगर A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जाने पर जो भी वर्क डन होगा, सपोज W है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में सेम यही चीज़ रहेगा। और एकांक आवेश को इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिखेंगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्लियर है? 1 कूलम धन आवेश को इन्फिनिटी की जगह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। लाने में किया गया कार्य, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। सेम यही यूनिट रहेगी। अब हम इसको मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन किससे किया जाता है? बैटरी लगा के। सो हम क्या करते हैं? सेल या फिर बैटरी से क्या होता है? हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना ना। उसके बाद अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे किया जाता है? नापते किससे हैं? मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है। ये रेजिस्टेंस आगे समझाएंगे क्या होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको जब कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड
इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये बल्ब है, तो अगर हमको पता करना है इस बल्ब में कितना पोटेंशियल का बल्ब है, तब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे पैरेलली। मान लीजिए ये हमने क्या किया, बैटरी लगा के रखा है जहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन कर रहे हैं। सेल है या फिर बैटरी है, वी पोटेंशियल का है, तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब के चारों के करस्पॉन्डिंग कितना वोल्ट है, ये कितने वोल्टेज का बल्ब है, अगर ये मेजर करना है तो हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और ये जो वोल्ट मीटर होगा हमेशा इसके पैरेलली कनेक्ट होगा। तो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है इसलिए इसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो समझाएंगे हम कि क्या होता है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, ये नेक्स्ट टाइम कराएंगे।